नमस्कार साथियों, हिंदी नेटशाला चैनल में पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आपकी आगामी टीजीटी पीजीटी परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए यह व्याकरण के प्रैक्टिस सेट, सॉल्व्ड पेपर, पुराने पेपर, इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज, मूल्यांकन पत्र यह मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। इसके अंतर्गत आज का हमारा पहला प्रश्न है कि समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प कौन सा है। टॉपिक की बात करें तो यह संज्ञा से लेकर अव्यय तक, इसके बीच में जितने भी आपकी चीज़ें आती हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, इस सब से संबंधित प्रश्नों का संकलन इस टॉपिक के अंतर्गत हम कर रहे हैं। इससे संबंधित प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। पूर्व के जो प्रश्न पत्र हैं इसी के वह आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। कुछ लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें। आप लोग परेशान हो रहे हैं कि हिंदी बुकशाला का लिंक नहीं मिल रहा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंपॉर्टेंट लिंक्स में दे दूंगी, लेकिन सभी लिंक नहीं दूंगी। बाकी सबके लिए आप प्लेलिस्ट चेक करिए दोनों चैनल की, हिंदी नेटशाला प्लस हिंदी बुकशाला। हिंदी बुकशाला पर आपको टीजीटी पीजीटी, उत्तर प्रदेश टीजीटी पीजीटी के पुराने पेपर की सीरीज मिल जाएगी, जहां सारे प्रश्न पत्र क्रमबद्ध रूप से हम सॉल्व कर रहे हैं। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी हैं, आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल के। मैं पुनः कह रही हूँ, आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ महत्वपूर्ण लिंक मिल जाएंगे, बाकी दोनों चैनल की प्लेलिस्ट चेक करिएगा। आइए क्लास को शुरू करते हैं। तो समूहवाचक संज्ञा का सही विकल्प है मीठा, दूध, भीड़ या पर्वत। सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, भीड़। इसमें GSSB और यूपी टीजीटी पीजीटी दोनों के प्रश्न हैं। सही विकल्प चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। वाक्य से अलग रहने पर शब्द और वाक्य में प्रयुक्त हो जाने पर शब्द पद कहलाते हैं। वाक्य में से अगर अलग हो तो शब्द, और जैसे ही वाक्य में जुड़ जाएंगे तो क्या कहलाएंगे? पद कहलाते हैं। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्द के दो भेद हैं, सार्थक और निरर्थक। जब कोई सार्थक शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तब उसे पद कहते हैं। आगे समझ में? उनके पास पहनने के लिए कुछ भी कपड़े नहीं है। तो ये जो कुछ भी है कोष्टक में, ये विशेषण का कौन सा भेद है? परिमाण, संख्या, गुण या सार्वनामिक? तो परिमाण, कुछ भी। संख्या तो नहीं बताई है, लेकिन कुछ भी है, यानी कुछ मात्रा, निश्चित अनिश्चित परिमाणवाचक है। उस विकल्प का चयन कीजिए। पद क्रिया, क्रिया पदबंध का उचित उदाहरण कौन सा है? क्रिया पदबंध। अब कमरा खोला जा सकता है, तो क्रिया पदबंध खोला जा सकता है। वह पदबंध जो अनेक क्रियापदों से मिलकर बना हो क्रिया पदबंध कहलाएगा। वह बाजार की ओर आया होगा, दिखाई दे रहा है, डूब गया। तो ये सब क्या है? क्रिया पदबंध के उदाहरण है। यहाँ एक से अधिक क्रियापदों से मिलकर बने हो वो क्रियापद बंध कहलाते हैं। क्रियापद ना होकर पदबंध, कई सारे पदों का बंधन। वृक्षों की घनी छांव में हमें बहुत सुख मिलता है। विशेषण पदबंध कौन सा है? वृक्षों की घनी छांव। वृक्षों की घनी छांव में हमें बहुत सुख मिला। वाक्य के अनुसार वृक्षों की घनी छांव विशेषण पदबंध है। ठीक है, एक से अधिक पद मिलते हैं तो फिर वो वही कहलाता है, जैसे अभी देखा आपने, पदबंध या वाक्यांश। जैसे नाली में बहता हुआ पानी, चांद से भी प्यारा, क्या मुखड़ा, ध्यान में मग्न इत्यादि। योग करके वह टहलने जाएगी। क्रिया के भेद का सही विकल्प कौन है? पूर्वकालिक। जब कर्ता एक क्रिया समाप्त कर उसी क्षण दूसरी प्रक्रिया में प्रवृत्त होता है तब पहली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। जैसे उसने नहाकर भोजन किया, इसमें नहाकर पूर्वकालिक, और इसमें क्या है? योग। योग करके ही तो जाएगी, तो योग पूर्वकालिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये GSSB वाले प्रश्न ज़्यादा हैं आज के, इसमें कोई बात नहीं। इसमें यूपी टीजीटी पीजीटी के भी आप आगे आएंगे, और है तो व्याकरणी, समझने के लिए तो ये प्रैक्टिस सेट बहुत कारगर है। चार ताकतवर लोग उस अलमारी को उठा ले गए। संज्ञा पदबंध कौन सा है इसमें? चार ताकतवर लोग। वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं पर पूरा अर्थ नहीं देते, पदबंध
कहलाते हैं। आपको कोई परेशानी तो नहीं। सर्वनाम का निश्चय संबंध निज और पुरुषवाचक कौन सा है? ये निजवाचक सर्वनाम है। निजवाचक सर्वनाम का रूप आप है। जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आप जैसा समझें वैसा करें। मैं आप ही चला आता, मैं यह काम आप ही कर लूंगा, उत्तम पुरुष मान लीजिए आप इसे। श्रृंखला संज्ञा भेद की दृष्टि से क्या है? समूहवाचक है। समूहवाचक, भाववाचक, पदार्थ या व्यक्ति नाम से ही श्रृंखला मतलब समूह। क्या अविकारी शब्द का एक भेद नहीं है? क्या अविकारी शब्द का एक भेद नहीं है? विशेषण, क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक। तो विशेषण अविकारी शब्द का बोध नहीं है। संज्ञा पद, ये आपका मध्य प्रदेश उच्च माध्यमिक का है। संज्ञा पदबंध बतलाने वाला वाक्य कौन सा है? चांद से भी प्यारा मुखड़ा, घर से होकर जाऊंगा देव का मारा, वह रात को पहरा देने वाला। तो रात को पहरा देने वाला। विशेषण है ये, चांद से भी प्यारा मुखड़ा विशेषण है। ठीक है। एलटी ग्रेड हिंदी के प्रश्न शुरू हो गए। यूपी टीजीटी पीजीटी वाले अब लगातार प्रश्न है, देखिएगा ध्यान से। कहत नटत रीजत खिजत मिलत लिखत मिलत खिलत लजियात, और भरे भौन में है करत नैनन ही सौ बात। मुख्य क्रियापदों की संख्या कितनी है? सी 7। ठीक है। कितना प्यारा उदाहरण है। बिहारी का दोहा है, नायिका का सौंदर्य वर्णन है, तो इसमें मतलब उसके कटाक्षों का वर्णन है, उसकी जो भाव भंगिमा है उनका वर्णन है। तो 7 इसमें है क्रियापद। कौन से? कहत यानी कहना, नटत यानी नकारना, रीझत यानी रीझना, खिजना खिजत खींचना, खिलत मिलत मिलना, खिलत खिलना, लजियात यानी लजाना। जबकि एक गौण क्रियापदबंध है बात करना। मूलतः 7 है। लड़की जाए, यह वाक्य किस काल में है? जाए संभाव्य भविष्यत काल है ना। वैसे लड़की जाए आज्ञा भी हो सकती है, पर इसमें नहीं। संभाव्य भविष्य काल हो सकता है वो जाए, हो सकता है न जाए। यूपी पीजीटी 2016 के हैं ये प्रश्न। मोहन ने पढ़ा है, यह वाक्य संदिग्ध भूतकाल में होता है। मोहन ने पढ़ा, मोहन ने पढ़ा होगा, संदिग्ध होगा, हमें नहीं पता। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि में कौन सा उपवाक्य है? तो ये देख लेते हैं। ये है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, क्रिया विशेषण उपवाक्य है। किसी क्रिया की विशेषता बताइए। ये एनबीएस का है। क्रिया विशेषण युक्त वाक्य कौन सा है? मैं कल नहीं जाऊंगा, ये फूल सुंदर है, लड़का रोते रोते घर पहुंचा। ये यूपी टीजीटी 2010 का प्रश्न है। तो क्रिया विशेषण का उपयुक्त उदाहरण है लड़का रोते रोते घर पहुंचा। वह पढ़ता तो पास होता। कौन सा काल है? सही विकल्प है। तो हेतु हेतु मद भूतकाल का उदाहरण है। पढ़ता तो पास होता, ना पढ़ा ना पास हुआ। ठीक है। तो अब इसको हेतु हेतु मद में के देखेंगे कैसे। वह पढ़ता तो पास, सामान्य भूत में क्या होता? वह पास हो गया। पूर्ण भूत में क्या होगा? वह पास हो चुका था। अपूर्ण भूत वह पढ़ रहा था। हेतु हेतु मद भूत, वह पढ़ता तो पास होता। किसे अविकारी शब्द माना जाता है? अव्यय को अविकारी शब्द माना जाता है। ये तो जीडीसी प्रवक्ता भर्ती में पूछा हुआ है, लेकिन जानते हैं अव्यय और अविकारी भाव एक, अविकारी शब्द एक ही होते हैं। तो ये छत्तीसगढ़ असिस्टेंट प्रोफेसर के देख लीजिएगा 2 प्रश्न। किसी अन्य शब्द भेद का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर नहीं होता, सर्वनाम का होता है। विशेषण भी आ सकता है, क्रिया क्रिया विशेष, समुच्चय बोधक का नहीं होता। संज्ञा के स्थान पर समुच्चय बोधक का नहीं होगा। नाम धातु क्रिया कौन सी नहीं है? बतियाना, अपनाना, गरमाना, समझाना, धकियाना। अपनाना नाम धातु क्रिया नहीं है।
जो धातु संज्ञा या विशेषण से बनती है नाम धातु कहते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, बात से बतियाना, समझ से समझाना, चिकना से विशेषण से चिकना से चिकनाना, गर्म से गरमाना। लेकिन अपना, ठीक है, तो ये संज्ञा या सर्व विशेषण से बनी हुई नहीं है, अतः ये नाम धातु क्रिया नहीं है किसी नाम। ठीक है, तो इसी के साथ इसको समाप्त करते हैं। पुनः आपसे मिलूंगी हिंदी बुकशाला पर। टीजीटी और पीजीटी दोनों के प्रश्न, पुराने प्रश्न पत्र अपलोड कर दिए मैंने, प्लेलिस्ट सेट कर दी है, तो कृपया करके हिंदी नेटशाला और हिंदी बुकशाला दोनों की प्लेलिस्ट चेक करिए और महत्वपूर्ण लिंक्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करें। धन्यवाद।